मैं अंतर्यामी कौशिक सहआचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग बीएससी भाग तृतीय फर्स्ट पेपर पादप पारिस्थितिकी एवं पादप भूगोल प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी। इससे पहले के लेक्चर में हमने पोल्यूशन, उसकी डेफिनेशन, पॉल्यूटेंट, टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट के बारे में बात की। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के बारे में। विद्यार्थियों, आप जानते हैं वायु प्रदूषण जो है आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर नाम का एक सुरक्षात्मक आवरण पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित है, जिसमें विभिन्न गैसें अलग अलग प्रतिशत मात्रा में पाई जाती हैं और ये वायुमंडल पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट किरणों से, इंफ्रारेड रेज से बचाता है और इस वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन जो है वो संभव है। यदि वायुमंडल ना होता तो शायद हम नहीं होते, और वायुमंडल के न होने से या इस वायुमंडल के होने के पश्चात प्रदूषित होने से भी हमारे अस्तित्व पे, हमारी एग्जिस्टेंस पे खतरा है। इसलिए वायुमंडल में उत्पन्न पोल्यूशन या वायु प्रदूषण एक जानलेवा प्रदूषण है, जिससे पादप और जीव जंतु, जिसमें मानव भी सम्मिलित है, पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा वायुमंडल क्या है। वायुमंडल को मुख्यतः 4 स्तरों में विभेदित किया है, जिनमें सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, या जिसे हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर ऊपर तक का क्षेत्र, पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर तक के ऊपर का क्षेत्र क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहलाता है। यह वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है, 4 स्तरों में विभेदित है। ये सबसे नीचे वाला स्तर है जिसमें हम रह रहे हैं। जैसे जैसे इस स्तर में आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ऊंचाई के साथ इसमें तापमान कम होता चला जाता है। इस क्षेत्र में वायु का घनत्व तो सर्वाधिक है, वायु सबसे ज़्यादा अधिक डेंस या डेंसिटी उसकी सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायु की डेंसिटी भी कम होती चली जाएगी। ये क्षोभ मंडल है। इस वायुमंडल की परत में हम जीवित हैं। इसके बाद में आता है दूसरा स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। यह क्षोभ मंडल के ऊपर 5 किलोमीटर से लेकर 45 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर से 45 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापक्रम बढ़ता चला जाएगा। ध्यान दें, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में तापमान नीचे से ऊपर की ओर कम हो रहा था, जबकि समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर में, नीचे से ऊपर की ओर तापमान बढ़ता चला जाता है। अब इसके बाद आता है मीजोस्फियर, जिसे हम मध्य मंडल भी कहते हैं। यह स्ट्रेटोस्फियर और थर्मोस्फियर के बीच की स्तर है। ये तीसरा स्तर हो गया, और इसका ऊंचाई जो है 45 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। इस स्तर में तापमान लगभग नियत रहता है, फिक्स रहता है। और उसके बाद आता है हमारे पास में थर्मोस्फियर, सबसे ऊपर का तापमंडल, जिसे थर्मोस्फियर कहते हैं। यह वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग है। 80 किलोमीटर से ऊपर सारा जो है तापमंडल कहलाता है, और इसमें तापमान जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे बढ़ते हुए क्रम में पाया जाएगा। नीचे से ऊपर की ओर तापमान बढ़ेगा। तो इस तरह से वायुमंडल को हमने मुख्यतः तापमान के आधार पर और वायु के घनत्व के आधार पर 4 भागों में बांट दिया। ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, और उसके अंत में थर्मोस्फियर।
अब जो वायुमंडल है जिससे हम सीधे रूप से प्रभावित होते हैं वो है ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल में वह भाग जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में गैसेस पाई जाती है, जिसमें हम श्वसन करते हैं और श्वसन के पश्चात गैसेस को अवशोषित करना और उसको रिलीज करना। वायुमंडल, पूरा वायुमंडल एक तरह का इंसुलेशन का कार्य करता है, तापमान रोधी आवरण का काम करता है, जो विभिन्न प्रकार की तरंगों को अवशोषित कर लेता है और तापमान अपने में सम्मिलित कर लेता है। अगर यह तापमान सीधा पृथ्वी पर आ जाए या ये किरणें पृथ्वी पर आ जाए तो पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि हम उसमें जीवित नहीं रह पाएंगे। अल्ट्रावायलेट लाइट जो पृथ्वी के पर विभिन्न ग्रहों से और स्टार से आती है उसको अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी के चारों ओर एक शील्ड का निर्माण करता है, एक सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है। वायुमंडल अगर ना हो तो क्या नहीं होगा? बादल का बनना, वर्षा का होना, हवा का चलना, आग जलना, बर्फ बनना, बिजली चमकना इत्यादि, ये सारी प्रक्रियाएं वायुमंडल के कारण ही हैं। अगर वायुमंडल ना हो तो ये कोई प्रक्रिया नहीं होगी और इस प्रक्रिया के न होने से जीवित नहीं रह पाएंगे, जीवन का संभव नहीं है। इसलिए वायुमंडल जो है वो जीवन के लिए एक अति आवश्यक सुरक्षात्मक आवरण है। अब वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है, लगभग हम उसके बारे में बात करते हैं। एक स्वच्छ वायुमंडल में विभिन्न गैसें निम्नानुसार अनुपात में पाई जाती हैं। नाइट्रोजन 78.084%, ऑक्सीजन जिसको हम लगभग 21% बताते हैं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 20.9476%, ऑर्गन 0.934, हाइड्रोजन 0.00005, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0314%, मीथेन 0.0002 और शेष भाग में अन्य गैसेस पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में ये सभी गैसें एक निश्चित अनुपात में पाई जा रही हैं, निश्चित मात्रा में पाई जा रही हैं, जो जीवन के लिए सहायक है और जीवन इनमें संभव है। अगर इनकी प्रतिशतता को हम परिवर्तित करेंगे या ये प्रतिशतता अगर परिवर्तित होगी तो जीवन संभव नहीं है। और अगर ये जो परिवर्तन है, इसी परिवर्तन को हम एयर पोल्यूशन कह देते हैं। औद्योगिकरण, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, वनों का कटना, ये कुछ कारण हैं जिसके कारण वायुमंडल में गैसीय असंतुलन, इम्बैलेंस, गैसियस इम्बैलेंस पैदा हो जाता है और वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। वायु के संगठन में दो प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। वायु का जो कंपोजिशन है, एयर कंपोजिशन है, उसमें दो प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। एक है क्वांटिटेटिव या परिमाणात्मक और दूसरा है क्वालिटेटिव, गुणात्मक। क्वांटिटेटिव में तो ये हुआ कि हमने गैसीय जो प्रतिशत है, गैसीय प्रतिशत जो हमने अभी पहले बात की, उसमें हम परिवर्तित करते हैं। गैसीय परिवर्तन होने से इसका कंपोजिशन एयर का वो चेंज हो जाएगा। और दूसरा गुणात्मक, जो गैस है उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी जो है वो हम चेंज कर दें। तो इस प्रकार से एयर पोल्यूशन में दो प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। मुख्यतया 3 स्रोत हैं जो एयर पोल्यूशन को उत्पन्न करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहला स्रोत है उद्योग, इंडस्ट्रीज। विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का निर्माण करती है और उनको उत्सर्जित करती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि इत्यादि। इसके साथ साथ उद्योगों की चिमनियों से धुआं निकलता है, पार्टिकल्स निकलते हैं, कण निकलते हैं और वो परमानेंट
पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल के रूप में वायु में पाए जाते हैं, या कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो विभिन्न प्रकार के मेटल्स को, धातुओं को वायु में उत्सर्जित करती है, जैसे तांबा, जस्ता, सीसा, कॉपर, जिंक, लेड, आर्सेनिक, इनके ऑक्साइड्स इत्यादि इत्यादि। तो ये सब चीज़ें वायु में सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रूप में पाई जाती हैं। तो पहला एक सोर्स हुआ इंडस्ट्री। दूसरा सोर्स है हमारे पास में ऑटोमोबाइल्स, स्वचालित वाहन। जो गाड़ियां हम देख रहे हैं जो पेट्रोल तथा डीजल पर चलती हैं, पेट्रोल व डीजल के कंबशन, दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स उत्पन्न होते हैं, जो कि वायुमंडल में छोड़ दिए जाते हैं और वायु की क्वालिटी को ये परिवर्तित करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये दूसरा सोर्स हुआ हमारे पास में प्रदूषण का। तीसरा आता है हमारे पास में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियोधर्मी पदार्थ। विभिन्न देशों के द्वारा आणविक विस्फोट या आणविक शस्त्रों का परीक्षण या आणविक ऊर्जा के द्वारा बिजली का निर्माण इत्यादि बहुत सारे सोर्स हैं, बहुत सारे स्रोत हैं, जिनके कारण वायुमंडल में अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स, रेज ये निकलती हैं, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए, पादप स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं। तो ये तीन मुख्य सोर्स हैं जिनके द्वारा वायु प्रदूषण को उत्पन्न किया जाता है, वायु प्रदूषित की जाती है। अब जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, वायु प्रदूषक हैं, उन्हें हम डिवाइड करेंगे। दो प्रकारों में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है हमारे पास में प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स या प्राथमिक वायु प्रदूषक। ये वो पदार्थ हैं जो सीधे ही उत्सर्जित किए जाते हैं, हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। प्राथमिक वे प्रदूषक होते हैं जो सीधे वायु के अंदर या जहाँ पर भी सोर्स से उत्सर्जित किए जा रहे हैं, उन्हें हमने प्राथमिक वायु प्रदूषक का नाम दिया। इनमें कुछ लिस्ट है हमारे पास में। पहला आता है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक हैं। कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, लकड़ी आदि के जलने से, स्वचालित वाहनों के निकलने वाले धुएं से या जीवों की श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ये गैसेस वायुमंडल में जुड़ जाती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का 80% भाग वाहनों से निकलने वाले धुएं से होता है। विभिन्न प्रकार के उद्योग या तेल शोधक कारखाने, इंडस्ट्रीज एंड रिफाइनरीज, जो कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्स हैं। दूसरा सोर्स आता है हमारे पास में सल्फर कंपाउंड्स, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बोनिल सल्फाइड, डाइमिथाइल सल्फाइड इत्यादि इत्यादि कंपाउंड्स हैं, यौगिक हैं, जो विभिन्न प्रकार के उद्योगों में और विभिन्न प्रक्रियाओं में काम में लिए जाते हैं। सल्फर का निर्माण कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ के जलने से भी होता है। ये वायुमंडल में H2S गैस के रूप में निकलते हैं और ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में चेंज हो जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जल वाष्प की उपस्थिति में क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर देती है और फिर वह सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो एसिड रेन के रूप में, अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। तो इस प्रकार से ये एक बड़ा पोल्यूशन का कारण है, बड़ा सोर्स है पोल्यूशन का। इसी प्रकार ज्वालामुखी, कोयले की खानें या दलदली क्षेत्र, जहाँ पर गंदे नाले या गंदगी से भरे जल एकत्र रहता है, वहाँ पर भी H2S गैस उत्पन्न होती है। वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसके द्वारा वायु प्रदूषण होता है। तो ये दूसरा सोर्स आया। तीसरा सोर्स आता है हमारे पास में नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इत्यादि कंपाउंड्स जो उच्च तापमान पर ईंधन के जलने से उत्पन्न होते हैं। हम लगातार मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, इंजन गर्म हो गया है और उस इंजन में डीजल या पेट्रोल जल रहा है,
तो उसके कारण ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स उत्पन्न होंगे और ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स एक बहुत बड़े पोल्यूशन का सोर्स है, स्रोत है। इसी साथ में गैसोलीन जलाना, जैसे विद्युत उत्पादन में कोयला जलाना, कारखानों में कोयला जलाना इत्यादि बड़े सोर्स हैं जिनके द्वारा नाइट्रोजन कंपाउंड्स का निर्माण होता है। चौथा सोर्स आता है हमारे पास में, पोल्यूटेंट आता है फ्लोराइड यौगिक। फॉस्फेट उर्वरक कारखाने, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए जो फॉस्फेट के फर्टिलाइजर्स बनते हैं या जहां एल्युमिनियम से जुड़ी कोई चीज़ें बनती हैं, प्लास्टिक बनता है या यूरेनियम का जहाँ शोधन होता है, इस प्रकार के कारखाने या जहाँ ज्वालामुखी फट रहा है या कीटनाशी पदार्थों का, इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव हो रहा है, ये सभी सोर्स फ्लोराइड कंपाउंड्स को उत्पन्न करते हैं और ये फ्लोराइड कंपाउंड्स वायुमंडल में वायु प्रदूषण का कार्य करते हैं। पांचवा सोर्स आता है हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन, बेंजोपायरेन, मीथेन से जुड़े कार्बन पदार्थ, ये सभी पदार्थ स्वचालित वाहनों से डीजल व पेट्रोल के जलने से उत्पन्न होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स भी एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। छठा सोर्स आता है हमारे पास में धातु, मेटल्स, जिसमें लेड, मरकरी, कैडमियम, निकल, बेरिलियम, आर्सेनिक, टिन, वेनेडियम, टाइटेनियम इत्यादि जो धातुएं हैं वो ठोस कणों या बूंदों के रूप में या गैसों के रूप में वायुमंडल में पाई जाती है और सस्पेंडेड रहती हैं। जितने भी फंजीसाइड्स हैं, कवकनाशी हैं, आर्टिफिशियल कलर्स हैं, रंग हैं, प्रसाधन सामग्री है, मेकअप मटेरियल्स हैं या ऐसे कारखाने जहाँ पर धातु का शोधन होता है, मेटल रिफाइन होता है, तो मेटल रिफाइनरीज, जितनी मेटलर्जी की कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो सभी धातुओं को उत्सर्जित करती हैं और ये धातु वायुमंडल में सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रूप में रहते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। इसी क्रम में सातवां हमारे पास में पॉल्यूटेंट आता है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर ऐसे पदार्थ के कण जो 100 माइक्रोन से कम आकार के हैं और वायु में सस्पेंडेड रहते हैं, तैरते रहते हैं। हम आजकल टीवी पर न्यूज़ में देखते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, विभिन्न शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स रोजाना न्यूज़ में बताया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब होता है कि वहाँ की वायु की गुणवत्ता कैसी है। उन्होंने एक पैरामीटर बना रखा है और उस पैरामीटर में वो उस वायु में सस्पेंडेड पार्टिकल्स के मैटर को काउंट करते हैं और उसके आधार पर वे उस क्षेत्र की वायु की गुणवत्ता को बताते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर लंबे समय तक छोटे आकार का होने के कारण वायु में तैरता रहता है, ये सेटल नहीं होता, आधार पर नहीं आता और वायु में तैरता रहता है और पोल्यूटेंट का कार्य करता है। तो ये 7 या 8 हमारे पास में कंपोनेंट्स हैं जो कि एयर पोल्यूटेंट के रूप में, प्राइमरी सोर्स के रूप में काम कर रहे हैं। इसके पश्चात आता है हमारे पास में सेकेंडरी पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट वो एयर पोल्यूटेंट थे जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स की आपसी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। पोल्यूटेंट्स जो सोर्स से छोड़े गए हैं वो प्राइमरी हैं और उसके बाद में वो आपस में रिएक्शन करके नए पोल्यूटेंट्स का निर्माण करते हैं, वो सेकेंडरी हैं। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, सूर्य के प्रकाश में नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन्स आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन्स रिएक्शन करके एक पोल्यूटेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और ये पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट
ओजोन के साथ में एक द्वितीयक पोल्यूटेंट के रूप में काम करता है और ये अत्यंत घातक पोल्यूटेंट है। दूसरा आता है हमारे पास में स्मोग। स्मोग का शब्द का गठन स्मोक धुआं और फोग कोहरा को आपस में मिला के किया गया है। स्मोक यानी कि धुआं, धुआं जिसमें कार्बन के पार्टिकल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि है। यह धुंध के साथ में या कोहरे के साथ मिल कर के एक परमानेंट कंपाउंड बनाती है जिसे हम कहते हैं स्मोग। और यह स्मोग फेफड़ों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। वे जिन्हें अस्थमा है, दमा है, उनके फेफड़ों में ये परमानेंटली जम जाता है और अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। तो ये कुछ बातें आज हमने की एयर पोल्यूशन के बारे में, जिसमें हमने वायुमंडल के स्तर, वायु प्रदूषण के स्रोत तथा वायु प्रदूषक जिनको हमने प्राइमरी और सेकेंडरी में क्लासिफाई किया उसके बारे में बात की। अगले लेक्चर में हम इसके प्रभाव और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।